हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है BPSE 143, जिसका टॉपिक रहने वाला है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आज हम पहला यूनिट देखने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ अराउंड 1950s, तो उस समय की पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी, 1980s 90s की पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये पॉलिटिक्स कैसे हुई। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती गई टेक्नोलॉजी में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका असर इंडिया की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा, स्पेशली इन दी स्टेट्स। तो ऐसे सारे टॉपिक्स हम इस पूरे सब्जेक्ट में कवर करेंगे, जिसमें से आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 को। तो शुरुआत करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की। तो हमें पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनकी अपनी कुछ डिफरेंट रीजनल, सोशल और पॉलिटिकल फीचर्स हैं। किन्हीं स्टेट्स में आदिवासियों का बोलबाला रहता है, जहाँ पर आदिवासियों के लिए ज़्यादातर योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। कहीं पर जैसे हरियाणा वाली स्टेट हो गई और दिल्ली NCR वाला जो एरिया हो गया, वहाँ पर जो सरकारें हैं वो डेवलपमेंट की बातें ज़्यादा करती हैं ताकि FDI आ सके और डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके। जो कई स्टेट्स हैं वो यहाँ पर पानी की मांग करते हैं। ठीक है, जैसे कि केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है उन दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स में। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, और यही कुछ फीचर्स उनकी स्टेट की पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। जो सब्जेक्ट है स्टेट पॉलिटिक्स का, उसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस तरीके की पॉलिटिक्स के साथ डील किया जाता है। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में फॉर्म हुई हैं और उनका वहाँ पर क्या लेना देना है। वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, और उसी के साथ साथ हम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या एक स्टेट की पॉलिटिक्स जहाँ पर दलितों के बिहाफ पर खेली जाती है, क्या वही सेम तरीके की पॉलिटिक्स हम किसी दूसरी स्टेट में खेल सकते हैं क्या, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो ऐसी सारे टॉपिक्स को हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम के सब्जेक्ट में कवर करेंगे, जहाँ हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिटिक्स के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेट्स, वो यहाँ पर देखे जाते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं, और क्या ये सेंटर के साथ एसोसिएशन बना के रखते हैं कि नहीं। इनका सीधा सा मतलब ये है कि इनका सेंटर के साथ क्या पंगा चलता रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद देखते हैं कि अगर हम इस यूनिट नंबर 1 की बात करें, तो पहली ही लाइन में हमें ये बताया गया है कि जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ सिंस 1950s, तभी से ही जो स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया की वो पर्टिकुलरली चेंज हो गई। क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे और वो हमेशा हर जगह दंगे ही कराया करते थे डिवाइड एंड रूल के बिहाफ पे। जो मेन इश्यूज इस यूनिट में कवर कराए जाएंगे वो यही है कि रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट का स्टेटस कैसा रहता था, जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स, लीडरशिप पैटर्न्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस उस समय पर चला करते थे, वो कैसे हुआ करते थे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या इनका लेना देना से सेंटर के साथ, क्या इनकी वजह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का, कौन कौन से लीडर्स इनसे निकल के आए, यही सब आगे देखेंगे। तो अगर हम इंडियन यूनियन की बात करें 1956 से पहले, तो 1956 में एक लैंडमार्क एक एक्ट आता है जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ये पर्टिकुलर एक्ट ऐसा होता है जहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। क्योंकि पहले अगर हम ब्रिटिश टाइम के देखेंगे, तो वो ABCD नाम की स्टेट्स को यहाँ पर ऐसे रीऑर्गेनाइज करके रखते थे। जैसे कि ए स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर जो ब्रिटिश ने गवर्नर्स को अपॉइंट अपॉइंट किया है वो देखेंगे, बी स्टेट ब्रिटिश देखेंगे, सी स्टेट कुछ और देखेंगे, डी स्टेट मतलब कोई स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो वो वैसे अपना काम धाम देखेगी। तो ऐसे सब यहाँ पर होता रहता था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया में 17 स्टेट्स बन गई, और 1960s का वो समय था जैसे ही अब वो जो 17 स्टेट्स थी वो एग्जिस्टेंस में आई, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट में भी एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा सी हुई कि हमें भी अब यहाँ पर स्टेट की पॉलिटिक्स को एज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों
या इन सभी स्टेट्स में जो कि पॉलिटिक्स को यहाँ पर शेप देती हैं। जो भी डेवलपमेंट्स हुई 1950s और 16 के दौरान, इससे बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर इंडिया में आए। मतलब इंडिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की जो पॉलिटिक्स उस समय पर हुआ करती थी, उनको पढ़ने का काम चालू किया। जो स्कॉलर्स यहाँ पर पढ़ा करते थे, वो ज़्यादातर स्कॉलर्स 17 में से केवल 9 स्टेट्स को ही पढ़ते थे, जो कि उस समय पर इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। और अपनी फाइंडिंग्स को वो एक लेटर की फॉर्म में देते थे। और जो पहली रिपोर्ट आई इस पर्टिकुलर स्टडी के बाद, उसका नाम था एशियन सर्वे ऑफ जून 1961। जो पेपर्स इसमें प्रेजेंट किए गए, उसमें इन स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता था कि इनके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, इनमें क्या क्या माइनॉरिटीज़ हैं, क्या मेजॉरिटी हैं, कौन से मुद्दे यहाँ पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और उसके बाद 1964 में भी एक पहली बुक आती है स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पर, जिसका नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968, जो कि 68 में पब्लिश होती है। और 1964 में यहाँ पर एक सेमिनार होता है, और उस सेमिनार के बाद 1968 में ये बुक पब्लिश की जाती है बाय मायरन वीनर। और सिमिलर तरीके से इकबाल नारायण नाम की बुक, मतलब जो एक स्कॉलर हैं, वो भी एक बुक को एडिट करते हैं। जो ये वाली बुक थी ना, ये 1968 वाली, ये इसी को अपने इंटरप्रिटेशन के साथ एडिट करते हैं और नाम देते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। जिसका यह काम था कि सारी स्टेट जो उस समय के इंडिया में एग्जिस्ट करा करती थी, इंक्लूडिंग आसाम, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उन सभी की पॉलिटिक्स को भी हम इसमें लाएं। क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, बहुत ही चुनिंदा स्टेट्स पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी किया करते थे, सभी स्टेट पर नहीं। लेकिन इकबाल नारायण का यह मानना था कि अगर हमें हॉलिस्टिकली जानना है कि इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स आने वाले समय में कैसी होगी, तो सारी स्टेट को एक साथ लेकर चलना ही हमारे लिए थोड़ी सही बात होगी। देन अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करते हैं, तो सिंस द 1990s अब स्टेट भी कोलिशन गवर्नमेंट में आने लगती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे हुआ। बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पर स्टेट लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो लीडर्स और गवर्नमेंट्स होती हैं, वो नेशनल लेवल के पॉलिटिकल एजेंडा को यहाँ पर सेट करने की काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, उसका इतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रहता है करप्शन के ऊपर कि आज भी हम देखेंगे सेंटर का जैसे ही मैनिफेस्टो आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन वाली बातें हमें दिखाई दे ही जाती हैं। तो ये लेवल रहता है 1990s के बाद से अब तक का, जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है नेशनल पॉलिटिक्स पे, वो है। देन उसके बाद 1976 में जब इकबाल नारायण अपनी किताब को एडिट करते हैं, उसी के बाद से इंडियन स्टेट पर और ज़्यादा स्टडीज़ बढ़ने लगती हैं। अब इंडियन पॉलिटिक्स की जो स्टडी होती है उस समय पर, अब बहुत सारी ग्रुप्स में बंटने लग जाती हैं। जैसे कि कास्ट ग्रुप हो गए, जिसमें दलित आते हैं, ओबीसीज आते हैं, दूसरे स्टेट लेवल के लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मूवमेंट्स एट्सेट्रा। इन सभी मुद्दों को लेकर अब जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर पॉलिटिक्स को स्टडी करना चालू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब की शुरुआत हुई कैसे। स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1950s एंड 60s। तो अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो पूरी हमारी पॉलिटिक्स है वो शेप में आने लगती है। और ये तरीके की पॉलिटिक्स जो इंडिपेंडेंस के बाद खेली जाती है, उसका मेन पर्पस नेशनल बिल्डिंग पर रहता है। क्योंकि उस समय पर इंडिया जो है वो नया नया आज़ाद हुआ है, जिसमें से कुछ स्टेट्स तो इंडिया के साथ आ चुकी हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, ऐसी सारी स्टेट्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की बातें करती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ नेशन स्टेट बिल्डिंग पर ही केंद्रित रहती है, जो कि काम करती है अंडर दी नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और ये नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक ही पार्टी के डोमिनेंस में रहता है, जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उस समय की सबसे डोमिनेटेड पार्टी होती है, जो कि सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों में काम करती है। स्टेट पॉलिटिक्स को एज अ रेप्लिका ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स माना जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि उस समय पर कांग्रेस सेंटर में भी होती थी और स्टेट में भी होती थी, तो इसीलिए स्टेट को एज अ रेप्लिका ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 1950s से 60s का जो समय होता है, उसमें पॉलिटिक्स में जो मेन रोल रहता है वो सिर्फ नेशन बिल्डिंग के ऊपर ध्यान उसका रहता है। मतलब हमें
भारत को यूनिफाई करना है, ठीक है। और इसी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक डोमिनेंट पोजीशन गेन करके रखती है। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सेकेंडरी प्लेस पर रखा जाता है। स्टेट की डायरेक्टिव्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, सॉरी सेंटर की डायरेक्टिव्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकालती हैं जिससे कि जो नेशन बिल्डिंग का काम है वो यहाँ पर पूरा किया जा सके और भारत को यूनिफाई किया जा सके। ये योजनाएं होती हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। ऐसी योजनाओं की वजह से जो नेशन बिल्डिंग है उनमें काम आसान होता है और यही इस समय की पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा रहता है। जो कांग्रेस पार्टी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट में अपनी पावर को शेयर करती है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कांग्रेस ही उस समय पर सेंटर में रहती है और ज़्यादातर स्टेट में वो स्टेट में भी रहती है। और डिफरेंट फैक्शंस भी अब धीरे धीरे यहाँ पर कांग्रेस से निकलने लगते हैं, ठीक है। और फैक्शन लीडर्स नेशनल लेवल पर भी अपना यहाँ पर कहते हैं कि वॉइस रेज करना चालू कर देते हैं। अब ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से जो डोमिनेंट पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था और जहाँ पर कांग्रेस सबसे ऊपर रहा करती थी और स्टेट्स की पोजीशन थोड़ी नीचे रहा करती थी, अब ऐसा नहीं रहा। इंडिपेंडेंस के कुछ ही सालों बाद नागा और मिजो की जो इंसर्जेंसीज थी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चालू हो गई। मतलब उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए। साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के एंड पर देखें, वहाँ पर भी एक प्लेबिसाइड की मांग किए जाने लगी कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो यहाँ पर बहुतायत में है, मतलब मेजॉरिटी में है, और जो हिंदू हैं वो कम है, तो हमें इंडिपेंडेंट कर दो या हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आने लगी। और साउथ इंडिया में भी कुछ स्टेट्स का कहना था कि यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इन सभी चैलेंजेस की वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी वो अब थोड़ा डगमगाने लग गई। अब बहुत सी पार्टीज जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बेसिस पर कांग्रेस के साथ चला करती थी वो भी अब यहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स में अपना रोल सिग्निफिकेंटली प्ले करने लग गई। जो सोशलिस्ट थे और जो लेफ्ट थे, लेफ्ट के लोग जो हुआ करते थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और वेस्ट बंगाल में जाने लग गए। जनसंघ था वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में यहाँ पर एक्टिव होने लग गया। अकाली दल पंजाब में मोबिलाइजेशन करने लग गया लोगों का अगेंस्ट द कांग्रेस। और इसी से ही शुरुआत हो जाती है स्प्लिट इन द कांग्रेस की, जो 1960 67 में होता है। तो अगर हम आगे जाके बात करें तो इसी के साथ साथ दलित मूवमेंट भी यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट चालू हो जाता है बाय द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र एंड यूपी। दलित पैंथर पंजाब महाराष्ट्र में काम करता है। साथ ही साथ जो जनसंघ आरएसएस वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो गौरक्षक बनने की कोशिश करते हैं, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट यहाँ पर चलाते हैं नॉर्थ इंडिया में। सोशलिस्ट मूवमेंट्स हिंदी लैंग्वेज और उनके इम्पोजिशन पर ऑन दी तमिलनाडु उसके खिलाफ भी साउथ इंडिया में यहाँ पर मद्रास जैसे तमिलनाडु का चेन्नई शहर हो गया, वहाँ पे भी मूवमेंट्स यहाँ पर चालू हो जाने लगती हैं। और एथनिक पॉलिटिक्स अब यहाँ पर इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स में शुरू होने लग जाती है। जो कांग्रेस की हेजेमनी होती है उसको गुजरात और राजस्थान से भी चैलेंज मिलने लगता है थ्रू द कंजर्वेटिव पार्टीज लाइक स्वतंत्र इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात राजस्थान की जो स्वतंत्र पार्टीज होती हैं वो भी यहाँ पर कांग्रेस को कड़ा चैलेंज देती हैं। और इसी से प्रभावित होकर स्लेज हैरिसन नाम के जो स्कॉलर हैं वो 1950 से 60s के समय को कहते हैं मोस्ट डेंजरस डेकेड। मोस्ट डेंजरस डेकेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कांग्रेस आज़ादी के समय से अब तक 60s के समय तक डोमिनेंटली इंडिया पर राज कर रही थी, जहां पर वो सेंटर में भी थी, बहुत सारी स्टेट्स में भी थी, डबल इंजन की सरकारें वहां चला रही थी। अब उसको यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था और इसी को देखते हुए 1950s के डिकेड को कहा जाता है द मोस्ट डेंजरस डिकेड। और इसी फैक्ट की वजह से जो फैक्शन लीडर्स थे वो भी यहाँ आने लग गए थे। द प्राइम एग्जाम्पल इज चरण सिंह। अगर हम चरण सिंह को देखें तो वो यूपी के बैकवर्ड क्लास से यहाँ पर आते थे और कांग्रेस में थे। अब जो फैक्शन बना बिटवीन चरण सिंह एंड कांग्रेस लीडर्स, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो विभाजित हो गई, स्प्लिट हो गई। और इससे एक नया पावरफुल रीजनल और रूरल फोर्स बना नॉर्थ इंडियन स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए, लेड बाय चरण सिंह। अब जो पैटर्न इस एक्सप्रेशन में आया वो इस तरीके से यहाँ पर आया कि कांग्रेस जो थी वो सेवरल स्टेट्स के इलेक्शंस में जो कि 1967 में हुए उसमें उसको कड़ी हार का सामना करना पड़ा। और
यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी 1969 में, और इससे यूनियन ऑफ इंडिया में एक नया ट्रेंड आने लग गया जिसको हम कहते हैं द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। अब बात करते हैं 1970s की कुछ पॉलिटिक्स की। तो 1950s से 60s का जो समय था उसमें हमने देखा कि कैसे कांग्रेस को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और 1970s आते आते ये चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए। जो चेंज इन पैटर्न्स हो रहा था स्टेट पॉलिटिक्स का ड्यूरिंग द 60s एंड 70s, जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास के बाद ये और ज़्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जैसे ही मृत्यु हुई उसी समय ये देखा जाता है कि कांग्रेस सिस्टम का जो डिक्लाइन था वो होना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस में नए लीडरशिप आने लगी इन दी फॉर्म ऑफ इंदिरा गांधी, उसकी वजह से जो कांग्रेस थी अब वो धीरे धीरे दोबारा से यहाँ पर रिवाइव हो रही थी। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर माना जाता है इसका कि उस समय के भारत में 60s और 70s के भारत में कुछ रिच रूरल टाइप के लोग यहाँ पर आने लग गए थे। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब 60s के समय पर हुआ, उसमें कुछ फार्मर्स बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। अब वो अमीर इतने बन गए कि वो पॉलिटिक्स में आने लग गए, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जाट इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, यादव, कुरमेरीज इन बिहार, ईस्टर्न यूपी में भी हम ये सारे देख सकते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस उस समय की पॉलिटिक्स पर पड़ने लगा, और चरण सिंह ने इसी का यहाँ पर फायदा उठाया और बना डाला भारतीय क्रांति दल, जिसका फोकस यही था कि एग्रीगेरियन जो एजेंडा है उसको यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे। मतलब हम किसानों की आवाज़ बनेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, और किसानों के जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे। और इस एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर फॉर्म हुआ ड्यूरिंग द 1967 एंड 87। ये जो पर्टिकुलर लीडर्स और पार्टीज हुआ करती थी वो हमेशा रीजनल लेवल के इश्यूज को उठाया करती थी। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि चरण सिंह जो थे एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, और उनका काम ही यही था कि जो एग्रेरियन एजेंडा है उस पर उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल फोकस करेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ऐसे लीडर्स एमर्ज हुए जिनका मेन फोकस ही कुछ रीजनल इश्यूज रहा करते थे, ताकि सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस जो पहले के टाइम पे सिर्फ कांग्रेस में बातचीत किया करते थे अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो गवर्नर का रोल था कि जहां पर वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी या जो डोमिनेंट पार्टी होती थी उसी का सुनता था, अब ऐसा नहीं होना। अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चेंज आने लगे, जहाँ पर जो डेवलपमेंट्स थी स्टेट पॉलिटिक्स की सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो डिसाइसिव बनने लग गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें 1970s के समय पर, तो एक लैंडमार्क इवेंट एक और होता है 1975 की इमरजेंसी। अब जैसे ही इमरजेंसी का इम्पोजिशन होता है तो सेवरल स्टेट्स और नेशनल लीडर्स जो होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जहाँ पर वे मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम एक साथ आएं और जो डोमिनेंट कांग्रेस है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। रीजनल और नेशनल पार्टीज यहाँ पर जनता पार्टी बनाती हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे, और सरकार बनाती हैं सेंटर और स्टेट्स में। जो जनता पार्टी होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों में ही रूल करती है, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बदलना चालू होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मंडल कमीशन है उसका भी अपॉइंटमेंट किया जाता है कि ज़रा देखें तो सही कि रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। और मंडल कमीशन के यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते ही बैकवर्ड क्लासेस जो उस समय के बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी उसके लिए रिजर्वेशन की मांगें उठने लगती हैं, और ये भी एक रोल प्ले करती हैं हमारी नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट की पॉलिटिक्स में। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट वाला एरिया है वो, कि हमें यहाँ पर यादवों को रिजर्वेशन देनी है, जाटों को देनी है, साथ ही साथ गुज्जरों को देनी है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी उस समय से चली। जो स्टेट लेवल के लीडर्स और उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टैंड लेने लग गई अगेंस्ट दी इंदिरा गांधी, ठीक है, ताकि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस कांग्रेस डोमिनेटेड हुआ करते थे इनको थोड़ा बैक फुट पर हम धकेल सकें। और जैसा कि हम देखते हैं बहुत ऊपर भी हमने पढ़ा है कि इस टाइम पर रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी ड्यूरिंग दी लेट 60s एंड अर्ली 80s। जो लीडरशिप उस समय की कांग्रेस की हुआ करती थी उसको जेपी गवर्नमेंट या जेपी मूवमेंट ने यहाँ पर चैलेंज किया। गुजरात एजिटेशन 1970s में जो हुआ उससे भी कड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस पर हुआ, जो कि जेपी मूवमेंट का जो पूरा हम कह सकते हैं कि एक मूवमेंट जो डिसीजन था
तो सॉरी चाहूँगा। तो अगर हम जेपी मूवमेंट की बात करते हैं, तो उस समय पर जो इंदिरा गांधी जी थीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगा दी और उन्हें ये लगा कि ये जो इमरजेंसी है, ये उनकी कुर्सी बचा जाएगी। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सामने ये सब चल नहीं पाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने जेपी मूवमेंट की शुरुआत की और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आ गया, जिसमें ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने जो 20 महीनों के लिए ये जो इमरजेंसी लगाई है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई और शुरुआत हुई पोस्ट इमरजेंसी एरा की, तो उसमें और ज़्यादा रीजनल लीडर्स आने लगे, जैसे कि चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर बिहार में आए, देवीलाल हरियाणा में हुए और मुलायम सिंह यादव यूपी में आने लगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आने लगी और सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स में इनका प्रभाव जो है अब वो बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं 80s की पॉलिटिक्स की। 80s की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये चेंजिंग फेज ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो स्टेट का रोल है नेशनल पॉलिटिक्स में वो थोड़ा चेंज होने लगता है। अब ये कैसे चेंज होता है, वो कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से, जैसे कि उस समय पर कोलिशन की पॉलिटिक्स चला करती थी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल्स। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का एरा आने लग गया। एक दूसरी जनरेशन की लीडरशिप आई, जहां पर पहले की लीडरशिप हमेशा एलाइट क्लास की हुआ करती थी, जो कांग्रेस का हुआ करता था। लेकिन अब 1980s आते आते जो छोटे तबके के लोग थे, जो किसान परिवार से आते थे, कोई ओबीसी परिवार से आता था, उनका भी अब नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी एक जगह बनानी चालू की। नई नई एथनिसिटी से लोग आया करते थे, मल्टीपल आइडेंटिटीज के लोग हुआ करते थे और उनके अलग अलग लीडरशिप क्वालिटीज और एजर्शंस हुआ करते थे। और इसी से ही इसको कहा जाता है द चेंज ऑफ स्टेट्स रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम मेन कॉजेस की बात करें कि क्यों इसे कहा जाता है ये चेंज ऑफ स्टेट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है दलित और बैकवर्ड क्लास का। जो एजर्शन दलित और बैकवर्ड क्लास का होने लगता है नॉर्थ इंडिया में, उसके बिहाफ पर जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज लाने का काम करती है। ठीक है, जो पॉलिटिसाइजेशन होता है दलित का नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम द बीएसपी, क्योंकि जो ये है बहुजन समाज पार्टी, वो बनी ही इस बेसिस पे है कि हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी क्लासेस हैं यूपी की, उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अब बढ़ने लगती हैं। बहुत सारी इनकारनेशंस होती हैं जनता दल की इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और बहुत सारे नॉन पार्टी फ्रंट्स भी खड़े होने लगते हैं वेरियस कास्ट के लिए और रिलीजन के लिए भी, ताकि जो मुद्दे पहले जो सरकारें हुआ करती जो नहीं उठाए जाते थे, अब इन्होंने क्या करना चालू किया कि स्टेट की पॉलिटिक्स में एक नया ही डायमेंशन लाके खड़ा कर दिया, जिसमें बैकवर्ड पॉलिटिक्स भी आएगी। मतलब कि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में आएंगे, रिलीजन के बिहाफ पर भी पॉलिटिक्स अब खेली जाएगी, और जो रिजर्वेशन है उसके बिहाफ पर भी पॉलिटिक्स खेली जाएगी। तो ये सारे नए डायमेंशंस अब उस समय की स्टेट पॉलिटिक्स में आने लग गए। और इसी पीरियड में कुछ रिच फार्मर्स का भी राइज हुआ फ्रॉम द भारतीय किसान यूनियन इन यूपी पंजाब। यूपी और पंजाब में नए नए किसान आने लग गए। ठीक है, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में हुआ, खेतयुत समाज गुजरात में, और कर्नाटका में जो राज्य रैथा संघ है कर्नाटका का, वो भी यहाँ पर अपनी धीरे धीरे पकड़ मजबूत करने लगा इन दी पॉलिटिक्स। और इससे ही जो 1970s और 80s का जो ट्रेंड माना जाता है वो यही है कि जैसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स जैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चालू किया, जो रूरल लोग हुआ करते थे वो अमीर बनने लगे, उनके पास थोड़ी थोड़ी पावर आने लगी पैसे की वजह से, वो भी अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने लग गए और 1980s को नाम दे दिया गया चेंज ऑफ स्टेट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। तो अगर हम स्टेट की पॉलिटिक्स को देखें, तो 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, मतलब जो 1990s का जो समय था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सेंटर की पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और वहीं दूसरे हाथ पर जो स्टेट्स होती हैं उनको ऑटोनोमस प्लेयर्स के जैसे देखा जाने लगता है इन द स्टेट एज वेल एज नेशनल पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो
जब कांग्रेस डोमिनेंट हुआ करती थी तो कांग्रेस ही सारे डिसीजंस लिया करती थी, क्योंकि उस समय कोई बाहर वाली तो ताकतें होती नहीं थी जो कि पैसा दे के इधर उधर से सरकारें गिरा दें और चढ़ा दें, ऐसा तो होता नहीं था। तो सिर्फ कांग्रेस की चलती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, लोग कनेक्ट होने लगे, तो अब धीरे धीरे इंडिया में एफडीआई भी आया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो भी कुछ कमा सके और आप भी कुछ कमा सको। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या, एक तरफ तो स्टेट को ऑटोनॉमी मिल गई, वहीं दूसरी तरफ इनमें डिस्पैरिटीज भी आने लग गई। कि फॉर एग्जांपल, अगर आज हम गुड़गांव को देखें और हरिद्वार को देखें तो दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, गुड़गांव में ज़्यादा एफडीआई आता है हरिद्वार के मुकाबले, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आईटी हब है। ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वगैरह का ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा होता है, और यही आजकल की नीड भी है। तो इसी वजह से जो हरियाणा है, अगर हम गुड़गांव के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो उत्तराखंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसी की वजह से जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो कुछ स्टेट जो ऐसी हैं उनको तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ हमेशा पीछे छूट जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन की वजह से होने क्या लगा कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिल गई अपने खुद के डिसीजंस बनाने के लिए। अब स्टेट्स को उस समय पर कंपटीशन की भावना आई। इसका मतलब ये कि स्टेट में होड़ मच गई कि हमें सबसे ज़्यादा डेवलप होना है दूसरी स्टेट से। अब इससे होने क्या लगा कि इन्वेस्टमेंट्स को देखने के लिए, कि मतलब हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेट में खींचना है, इसी की वजह से कंपटीशन आने लगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि इसी कंपटीशन की भावना की वजह से जो स्टेट्स थी उसमें डिस्पैरिटी आने लग गई। कुछ स्टेट्स ज़्यादा एडवांस बन गई, वहीं कुछ स्टेट्स उनके रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यहाँ पर डिप्लीट कर दिया गया कि वो कुछ समय तक तो डेवलप्ड रही, लेकिन कुछ समय बाद वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट्स में आ गई। देन उसके बाद लॉरेंस सेज कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंडिया में इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ को तो जन्म दिया अपने एजेंडाज को सेट करने के लिए, साथ ही साथ अब वो स्टेट्स इतनी ज़्यादा यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं कि इंटरनेशनल डोनर से भी वो डायरेक्ट बातचीत करती हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट ला सकें, और डिफरेंट एजेंसीज के साथ वो एग्रीमेंट्स भी कर सकती हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि अगर हम इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो स्टेट की कोई यहाँ पर सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए। तो ये है पूरा ग्लोबलाइजेशन का एरा। देन उसके बाद अगर हम ग्लोबलाइजेशन के फेज़ की बात करते हैं तो पार्टी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए। बहुत सारी स्टेट्स में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ प्रिंसिपल पार्टीज़ के जैसे उभरने लगी। स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स जो थी, तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ बनी जो कि एक एरिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को ही टारगेट करती थी, या किसी रिलीजन को टारगेट करती हैं, कास्ट को टारगेट करती हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन हमें दिखाई देता है स्टेट पॉलिटिक्स का। जैसे कि यहाँ पर बीएसपी जो था उसका बेस था पंजाब और उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत बिहार का हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा। वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और इंडियन राष्ट्रीय लोकदल, ऐसी भी सारी चीज़ें बनी जो कि यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इन सभी मुद्दों पर काम करने के लिए उतारू रहती थी। जैसे कि कोई स्टेट के लेवल के पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई एक रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई एक एरिया को लेकर पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो ये सारा चेंज आया 1980s की उस पॉलिटिक्स में। अब बात करते हैं इंसर्जेंसीज एंड स्टेट पॉलिटिक्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था 1960s के समय पर, तो जैसे ही जो इंडिया आज़ाद हुआ उसी समय यहाँ पर इंसर्जेंसी भी शुरू हो गई, और सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स में इनका खासा असर पड़ा और बहुत सारी स्टेट्स भी इनसे प्रभावित हुई। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट हुआ करती थी वहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ पर इंसर्जेंसी आने लग गई। जैसे कि 1980s में जो पंजाब था और जो जम्मू कश्मीर था उनमें यहाँ पर इंसर्जेंसी आई। फॉर एग्जांपल पंजाब में जो खालिस्तान वाला जो मूवमेंट चालू हुआ था उससे ज़्यादा इंसर्जेंसी हुई। 1980s में जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा उठा कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दो, जहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, हमें पाकिस्तान के साथ मिला दो या इंडिपेंडेंट रहने दो। तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से भी आज की इंडियन पॉलिटिक्स जो है स्टेट की,
वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ओरिएंटेड हमें दिखाई देती है। जो प्रॉब्लम्स इंसर्जेंसी की वजह से हुई वो क्यों हुई? क्योंकि इनके कुछ इश्यूज हुआ करते थे। इश्यूज हुआ करते थे डेवलपमेंट के, कि कोई स्टेट इतनी ज़्यादा बैकवर्ड है, उसको डेवलपमेंट चाहिए था ना, ऑब्वियसली वो इंसर्जेंसी करेगी। उसके बाद इंटर एथनिक रिलेशंस, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आज हमारे सामने है मणिपुर, जहाँ पर कुकी और मैती, दो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है। वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें स्टेट्स उस समय पर किया करती थी। तो ये जो सारी सेवरल इंस्टांसेस हुए इंसर्जेंसी की वजह से और इन प्रोटेस्ट की वजह से, इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें पैदा हुई अमंग दी एथनिक ग्रुप्स। और एथनिक ग्रुप्स में जब ये कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो और ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी इंसर्जेंसी की इंडिया में वो बढ़ने लग गई। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो कि उसे इंडिपेंडेंस के बाद भी झेलनी पड़ी, जैसे कि नागा मिज़ो की इंसर्जेंसी हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड की मांग की गई, तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन जो साउथ इंडिया में हुआ करती थी वो कहते थे कि हम एक सॉवरन स्टेट बना दो, हम एक अलग देश बना दो। तो ये सारी चीज़ें जो हुई उनका इम्पैक्ट स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा पड़ा। और इन सम केसेस अगर हम देखें तो ये इंसर्जेंसीज जो थी वो कुछ आउटसाइडर्स की वजह से भी होती थी। मतलब अगर हम बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों की बात करें, जिसमें हमारा बंगाल आता है, झारखंड आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनमें क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो रोहिंग्या वाले लोग हैं ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, उनकी वजह से भी इंसर्जेंसीज हुआ करती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई इंसर्जेंसीज के बाय प्रोडक्ट की तरह, उनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हमें इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स पर देखने को मिलता है। जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम अल्फा, बोडोज और कार्बीज का मूवमेंट आसाम में, और आंसू का वन्ना आसाम में, ये हमें दिखाता है कि कैसे इंसर्जेंसीज जो होती हैं वो स्टेट की पॉलिटिक्स को किस तरीके से ओरिएंट करती हैं। तो यही एक पूरा यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।